आप सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम करता हूं संडे की एक सरप्राइज़ वीडियो में। सरप्राइज़ तो आप समझ ही गए होंगे। आप में से बहुत लोगों की डिमांड है कि सर वोकैब के लिए कुछ करवाओ, वोकैबलरी हमको याद नहीं हो रही अच्छे से। तो देखो, वोकैबलरी के लिए हमने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया था। मैंने आपको एडिटोरियल्स के दौरान 5 नए वर्ड्स रोज़ करवाने शुरू किए और उनके नोट्स भी देता हूँ मैं PDF फॉर्म में। अब करेंगे क्या, ये जो आप सीख रहे हो नए वर्ड्स को, हर संडे को या सैटरडे को एक क्विज़ के जरिए इनको अपने करेंगे रिवाइज, ताकि आपका वोकैब कैप्सूल बन जाए। पिछले सारे वर्ड्स को आप संडे के संडे रिवाइज कर पाओ। 8 से 10 क्वेश्चन लाऊंगा, इसमें 50 वर्ड्स के करीब कवर हो जाएंगे। कोशिश अपनी रहेगी कि रिवीजन चलता रहे। अब देखो, इस इनिशिएटिव को कितना आगे चलाना है ये आप पे डिपेंड करता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियोस, अगर आपको इनिशिएटिव अच्छा लगता है, इसको ज़रूर से लाइक दे करके मुझे बताएं और वीडियो को शेयर करके। मैं सिर्फ 1500 लाइक्स बोल रहा हूँ। 1500 लाइक्स अगर इस वीडियो को मिल जाते हैं, अपने समझ जाएंगे कि इस इनिशिएटिव को अपने कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए शुरू कर लें। देखो, आपने जो सीखा है वही सब अप्लाई करना है ना पूरे वीक के दौरान। आपके सामने क्वेश्चन है, मैं कुछ सेकंड्स आपको दूंगा। इस ब्लैंक में आपको एक वर्ड को डालना है इन चारों में से। पहले आप लोग कोशिश करें, फिर मैं बताता हूँ। चलो, द स्टूडेंट रीचिंग द एग्जामिनेशन सेंटर लेट एंटर द सेंटर विद अ सर्टेन डैश। सबसे पहले क्या डिसाइड करना है, इसका मीनिंग निकाल लो और फिर देखो इस वर्ड को जो चाहिए उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होना चाहिए, है ना। स्टूडेंट जो रीच कर रहा था, रीचिंग एक एडजेक्टिव है, और कहाँ पे, एग्जामिनेशन सेंटर में। और कैसे, लेट, लेट एक एडवर्ब ऑफ टाइम है ना। कह रहा है इस स्टूडेंट ने, स्टूडेंट की वर्ब है एंटर्ड, ये स्टूडेंट घुस गया सेंटर में एक खास तरह की सर्टेन डैश के साथ। अब मुझे बताओ, ये सेंटर है, यहाँ पे सब एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक स्टूडेंट है 10 मिनट लेट आया एग्ज़ाम के अंदर। क्या एग्ज़ाम में कैसे घुसेगा वो, अकड़ के साथ घुसेगा या नरमाई के साथ, डर के साथ घुसेगा या जो अपनी छाती को फुला करके। भाई सीधी सी बात है, एग्जामिनेशन सेंटर में स्टूडेंट लेट आया है तो डर के साथ घुसेगा, संकोच के साथ घुसेगा। तो यहाँ पे अपने चारों में से नेगेटिव वाला वर्ड अपने को चूज़ करना है जिसमें अकड़ ना हो बल्कि संकोच हो, है ना। अब एक दूसरी चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे ए आर्टिकल लगा हुआ है, इसके हिसाब से आपको एक चाहिए नाउन, जो कि इस एंटर द वर्ड, देखो ये विद देख रहे हो ना प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे वही पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड आएगा जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। अगर एडजेक्टिव है, वर्ब है, तो वो यहाँ पे आ भी नहीं सकता। इस चीज़ को खास ध्यान करना है, ये मैं आपको बताऊंगा कैसे काम आती है। देखो, डिफिडेंट, ये बना है वर्ड डिफिडेंस से। डिफिडेंस, डिफिडेंस का मतलब होता है संकोच, है ना, आपकी हेजिटेंसी। डिफिडेंस नाम के नाउन से डिफिडेंट नाम का एडजेक्टिव बना हुआ है, इसका मतलब होता है संकोची। डिफिडेंट मतलब जिसमें संकोच हो, ऐसा इंसान जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो, डिफिडेंट। इसके आगे एडजेक्टिव है ये, इसके आगे एक नाउन आना जरूरी है। हाई हैंडेडनेस होती है आपकी अकड़, आपकी एरोगेंस, है ना। ह्यूब्रिस और हाई हैंडेडनेस एक दूसरे के सिनोनिम में, बहुत बार एडिटोरियल में आते हैं, दोनों के दोनों नाउन्स हैं, ठीक है। आपकी अकड़ को, ह्यूब्रिस को, हाई हैंडेडनेस को नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। और हेजिटेंट, देखो एक वर्ड है हेजिटेशन। हेजिटेशन का मतलब होता है संकोच, एक नाउन है। और हेजिटेशन जो करे वो आदमी होता है हेजिटेंट, ये एक एडजेक्टिव है। हेजिटेंट मैन, हेजिटेंट वुमन, डिफिडेंट मैन, डिफिडेंट वुमन, समझ रहे हो ना, ये दोनों एडजेक्टिव हैं। और हाई हैंडेडनेस और ह्यूब्रिस दोनों के दोनों नाउन है, एरोगेंस को बताते हैं। अगर आपको यहाँ पे डालना था तो एक नेगेटिव वर्ड डालना था जो संकोची प्रवृत्ति का हो। यहाँ पे आना चाहिए वर्ड डिफिडेंस या हेजिटेंट, लेकिन इनका पार्ट ऑफ स्पीच गलत है। मुझे एक नाउन की ज़रूरत है यहाँ पे विद प्रेपोजिशन के साथ में। अगर डिफिडेंट को लगाना हो तो लगाना पड़ेगा, सही वर्ड है डिफिडेंस, संकोच, है ना। हेजिटेंट को लगाना हो तो इसका सही वर्ड है नाउन फॉर्म में हेजिटेशन, हेजिटेशन। तो हेजिटेशन सही है, डिफिडेंस सही है, लेकिन डिफिडेंट और हेजिटेंट एडजेक्टिव है, ये नहीं आएंगे। और ये दोनों वर्ड्स नाउन है, लेकिन मीनिंग के हिसाब से इनको नहीं घुसा सकते हो। स्टूडेंट कभी भी अकड़ के साथ नहीं घुसेगा, ऐसा स्टूडेंट जो लेट आए हो एग्जाम के अंदर। आपको ऑप्शन है इसमें से नन ऑफ द अबव। ये सिर्फ मैंने आपको लेसन देने के लिए किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, आपको पता लगे सही पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड डालना होता है, ऐसे कुछ भी नहीं घुसा देना जो आपको मीनिंग जो है आसपास लग जाए, है ना। आ जाओ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहले आप इसको 10 सेकंड दो, है ना, फिर मैं आपको करवाता हूँ। चलो वीडियो को पॉज कर लेना। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए टेक्नोलॉजी इलिटरेट पर्सन टू डैश इन दिस एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये बड़ा ही मुश्किल है एक टेक्नोलॉजी इलिटरेट पर्सन के लिए, एक ऐसा पर्सन जो तकनीकी रूप से अनपढ़ है। फ़ोन है पर लेकिन गूगल पे नहीं चलाना आता, पेटीएम नहीं कर सकता किसी को, है ना। कह रहा बड़ा मुश्किल है एक ऐसे पर्सन के लिए कुछ ऐसा करना। अब वो काम यहाँ पे आएगा इस वक्त में, इस एज में, इस युग में जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का।
तो समझ गए ना, बात हो रही है यहाँ पे गुजारा करने की। बड़ा मुश्किल है गुजारा करना एक ऐसे पर्सन के लिए ऐसे युग में जो कि टेक्नोलॉजिकली इलिटरेट है। अब मुझे बताओ यहाँ पे इन चारों में से कौन सा गुजारा करने की बात कर रहा है। सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है यहाँ पे मीनिंग क्या आएगा, दूसरी चीज़ देखनी है पार्ट ऑफ स्पीच क्या आएगा। पार्ट ऑफ स्पीच 2 के बाद आप जानते हैं 99% केसेस में वर्ब की बेस फॉर्म आती है। क्या आती है भाई, वर्ब की बेस फॉर्म। तो 2 के बाद में प्रेपोजिशन और जीरंड और नाउन आने के अलग रूल्स हैं, आप जानते हो, विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, हैबिचुअल टू, है ना। वैसा केस तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे 99% केस वाला केस पड़ेगा जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म आएगी। तो चारों ही वर्ब की बेस फॉर्म है। अब इन चारों में से गुजारा करने वाली अपने को निकाल लेनी है ना। देखो गेट बाय, लिव ऑन और लिव अप टू। लिव अप टू का मतलब होता है खरा उतरना। स्पेलिंग थोड़ी सी खराब है मेरी, थोड़ी सी राइटिंग लिख देता हूँ, चलो। खरा उतरना, किसी की उम्मीदों पे, किसी प्रॉमिस पे, किसी वादे पे खरा उतरने को बोलते हैं लिव अप टू करना। द गवर्नमेंट फेल्ड टू लिव अप टू इट्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सरकार जो है खरा नहीं उतर पाई अपने उस वादे पे जो था एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का, है ना। लिव ऑन का मतलब होता है गुजारा करना या सर्वाइव करना। सर्वाइव करना, जीना, सर्वाइव करना किसी भी छोटी मोटी चीज़ पे, है ना। आई कैन लिव ऑन वाटर, मैं पानी पे जिंदा रह सकता हूँ। सम बर्ड्स लिव ऑन द कैराकेसेस ऑफ अदर एनिमल्स। कुछ जानवर जो हैं दूसरे जानवरों की कैराकेस पे लिव ऑन करते हैं, दूसरे जानवर की डेड बॉडी के ऊपर सर्वाइव करते हैं ना, वही खा करके जिंदा रहते हैं। तो लिव ऑन हो गया जिंदा रहना, सर्वाइव करना। लिव बाय का मतलब होता है किसी ऑक्यूपेशन या फिर किसी प्रिंसिपल के सहारे जीना। जैसे ही लिव्स बाय बैगिंग, वो जीता है भीख मांग करके, ही लिव्स बाय बैगिंग, है ना। ओल्ड मैन लिव्ड बाय बैगिंग। और ओल्ड मैन लिव्ड बाय हार्ड लेबर। ओल्ड मैन जो है अपने प्रिंसिपल पे, अपना जो रूल है हार्ड लेबर का, कड़ी मेहनत का, उसी पे जीता है। अगर आपका कोई प्रिंसिपल हो लाइफ में, आप उससे टिके रहें तब भी आप लिव बाय करते हैं। और आप कुछ काम करते हैं जो ऑक्यूपेशन करते हैं, वो भी आपका लिव बाय होता है, ठीक है। चौथा है गेट बाय, इसका मतलब होता है सर्वाइव करना और मैनेज करना, ठीक है, मैनेज करना। अब देखो आंसर बनेंगे आपके पास 2, लिव ऑन और गेट बाय। और ये मोस्ट स्टूडेंट्स की, ज़्यादातर स्टूडेंट्स की दिक्कत होती है, सर 2 वर्ड सिनोनिम है, एक वर्ड तो डलवा दिया क्लोज टेस्ट में, दूसरा वर्ड गलत बता दिया, ऐसे कैसे? आपने तो बताया था सिनोनिम है। देखो इंग्लिश में सिनोनिम जब भी बनते हैं ना, वो किसी कॉन्टेक्स्ट में बनते हैं। अगर दोनों वर्ड बिल्कुल एक जैसे होते तो 2 वर्ड की ज़रूरत ही नहीं थी, एक ही वर्ड चला देते अपने। 2 वर्ड बनाए हैं ना, उनका थोड़ा सा डिफरेंस उनकी बातों में, उनके मतलब में होगा। जैसे मैंने कल आपको वर्ड कराया था रेजीम और दूसरा वर्ड है रेजिमेन। ये दोनों वर्ड वैसे सिनोनिम है, डिक्शनरी में टाइप करो सिनोनिम लगेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही सिचुएशन में सिनोनिम है, जब किसी मरीज के डाइट प्लान की, किसी के एक्सरसाइज प्लान की या किसी के मेडिकेशन प्लान की बात हो रही हो, वहाँ पे रेजिम और रेजिमेंट दोनों यूज होगा। अदरवाइज रेजिम का मतलब होता है प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, और रेजिमेंट अलग चीज़ है। तो ये दोनों सिनोनिम तो है, लेकिन सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में, बाकी कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। अब देखो वही मामला लिव ऑन और गेट बाय का है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन लिव ऑन और गेट बाय में एक फ़र्क भी है। लिव ऑन जब भी आप किसी चीज़ पे करोगे, उस रिसोर्स का नाम लिखना पड़ेगा, उस संसाधन का जिसके ऊपर आप लिव ऑन कर रहे हो। आई कैन नॉट लिव ऑन दिस सैलरी, वी कैन नॉट लिव ऑन दिस मच फूड। हम इस थोड़े से फूड पे गुजारा नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते, हम इस सैलरी पे जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन गेट बाय के बाद में ज़रूरी नहीं है उस रिसोर्स का नाम लिखा जाए। इट इज़ हार्ड टू गेट बाय नाउ डेज। आजकल बड़ा मुश्किल है गेट बाय करना, सर्वाइव करना। किस चीज़ पे सर्वाइव करना नहीं लिखा, तो सर्वाइवल इन जनरल हो तब आप गेट बाय को यूज़ करें, अदरवाइज आप लिव ऑन को यूज़ करें। समझ गए ना, सर्वाइवल दोनों ही बात कर रहे हैं। अच्छा अगर रिसोर्स दिया हो तब भी गेट बाय को यूज़ कर सकते हैं। आई कैन नॉट गेट बाय ऑन दिस सैलरी, आई कैन नॉट लिव ऑन दिस सैलरी, दोनों ही ठीक हैं। तो गेट बाय के बाद में ऑब्जेक्ट आना या ना आना एक ही बात है, ना आए तो भी चलेगा, लेकिन लिव ऑन के बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको, इलिटरेट पर्सन के लिए लिव ऑन करना, भाई किस चीज़ पे? अगर ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो लिव ऑन बड़ा मुश्किल हो जाएगा लगाना, नहीं लगा सकते, आप लगाओगे गेट बाय। तो याद रखें सिनोनिम्स अगर याद कर रहे हो तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी देख लो, है ना। सब कुछ तो याद नहीं कर सकते आप डिक्शनरी का, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको करवा देता हूँ जो आपको याद रखने वाला है ना। रेगुलर रहो क्लासेस में, वोकैबुलरी की दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इन चारों में से कौन सा इसका 1 वर्ड नहीं बनेगा? चारों में से कौन सा इसका 1 वर्ड नहीं बनेगा?
चलो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है ये, है ना। ये वही वाली बात होगी, चारों ही वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम है लेकिन इनके कॉन्टेक्स्ट में फ़र्क है। देखो ये कह रहा है अ डिफेंसिव एम्बार्कमेंट बिल्ट अराउंड अ स्पेस, एक डिफेंसिव एम्बार्कमेंट जो कि एक स्पेस के अराउंड बिल्ट अराउंड है। एम्बार्कमेंट का मतलब होता है दीवार समझ लो, है ना, चार दीवारी समझ लो। तो एक डिफेंसिव चार दीवारी जो किसी जगह के चारों तरफ हो, किसी शहर के चारों तरफ हो, किसी किले के चारों तरफ हो। अब ये चार वर्ड्स हैं हमारे पास और आप टाइप करो डिक्शनरी में, चारों एक दूसरे के सिनोनिम है। कॉर्नर स्टोन भी यही होता है, पैरापेट मतलब, बुलवर्क मतलब, रैम्पार्ट मतलब निकालना है अपने को, है ना। देखो कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है आधार, फाउंडेशन, है ना। इसको आप बेड रॉक भी बोलते हो और आप इसको मेन स्टे भी बोलते हो। ये चारों वर्ड याद करना बहुत आसान है। देखो कॉर्नर और प्लस में स्टोन, ये एक दीवार है, ये एक छत है, इसकी चार जो है पिलर्स हैं, चार पिलर्स जो हैं इसी के ऊपर ये छत खड़ी है। ये चार पिलर्स के नीचे जो पत्थर रखा है यही चारों पिलर्स को संभाल रहा है। तो एक्चुअल में ये जो कॉर्नर स्टोन्स है ना, चारों कॉर्नर के जो स्टोन है ये पूरी इस इमारत के आधार हैं। तो कॉर्नर स्टोन का मतलब हो जाता है आधार या फाउंडेशन, नींव बोलते हैं। बेड रॉक भी यही होता है, आपके बेड के नीचे की रॉक, जहाँ पे आप खड़े हो, आप जहाँ पे लेटे हो, उसके नीचे का जो पत्थर है वही आपको बैलेंस कर रहा है। बेड रॉक भी वही है आपकी फाउंडेशन। और मेन स्टे क्या होता है, सबसे मुख्य स्टे, स्टे मतलब रोकना, सबसे मुख्य रोकने वाली चीज़, आपको जो चीज़ ढहने से रोके वो आपका मेन स्टे है, जो आपको स्टे करवाए, है ना। तो चारों ही वर्ड जो है फाउंडेशन को बताते हैं। वैसे ये चारों वर्ड जो हैं इससे भी मेल खाते हैं। पैरापेट का मतलब भी होता है आपका सपोर्ट, बुलवाक का मतलब भी होता है सपोर्ट, रैम्पार्ट का मतलब भी होता है सपोर्ट। अब नीम भी आपका सपोर्ट है, लेकिन ध्यान देना ये सिर्फ फाउंडेशन की बात करता है और ये तीनों आपकी डिफेंसिव बाउंड्री की बात करते हैं। पैरापेट, बुलवाक और रैम्पार्ट का मतलब है आपके घर के, किले के, शहर के चारों तरफ की दीवार या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको डिफेंस दे। सपोर्ट कैसे दे, डिफेंसिव फॉर्म में, है ना, दुश्मन से या किसी परेशानी से बचाने का काम करे। जैसे आपकी सैलरी है वो आपका बुलवर्क है, किसके खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, है ना। आपकी जॉब है वो आपका बुलवर्क है, किसके खिलाफ, खराब वक्त के खिलाफ। जो लाल किला है उसकी चार दीवारी को पैरापेट बोल दो, रैम्पार्ट बोल दो, बुलवर्क बोल दो। तो ये चारों तीनों वर्ड्स हैं, अलग हैं, और ये वर्ड सपोर्ट के लिए सिनोनिम है लेकिन फाउंडेशन को बताता है। समझ गए ना। तो ए आपका आंसर है, ये तीनों अलग हैं और ये अलग है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे अपने फटाफट से देख लो इसको और बताओ मुझे क्या लगाओगे यहाँ पे। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ना, बैंकिंग लेवल का है। लेबर स्टैंडर्ड्स कैन इम्प्रूव वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस विदाउट ग्रेटली अफेक्टिंग द डैश रिटेल कॉस्ट ऑफ गुड्स। लेबर स्टैंडर्ड्स जो हैं इंप्रूव कर सकते हैं। पहले मीनिंग निकालो, लेबर के जो स्टैंडर्ड्स हैं, लेबर के जो रूल्स बने हैं ऐसा समझ लो, वो इंप्रूव कर सकते हैं वेजेस को, तनख्वाहों को, जो है इनकी मजदूरी को, और वर्किंग कंडीशन को, काम करने की जो है सिचुएशन को। और कैसे, बिना बहुत ज़्यादा अफेक्ट किए, बिना बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए, बुरी तरह से प्रभावित किए रिटेल कॉस्ट ऑफ गुड्स को। और वो कैसी होगी, वो इन चारों में से एक होगी। समझ गए ना। ध्यान देना, आपको सबसे पहले यहाँ पे निकालनी है इसका मीनिंग और दूसरा निकालना है यहाँ पे क्या पार्ट ऑफ स्पीच लगेगा। विदाउट अफेक्टिंग, विदाउट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया अफेक्टिंग नाम का वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं जीरंड। कितना काम आता है आपको पता है सेंटेंस ब्रेकिंग यहाँ पे। जीरंड का देखो, जीरंड ने ऑब्जेक्ट लिया अपने बाद में रिटेल कॉस्ट, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है गुड्स। तो जीरंड का ऑब्जेक्ट है रिटेल कॉस्ट नाम का नाउन। अब देखो नाउन से पहले द भी लगा हुआ है और एक चीज़ पता लग गई आपको, एक और हिंट मिल गई। अब यहाँ पे आने का सिर्फ एक ही पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ड आ सकता है जो कि होगा एडजेक्टिव। समझ रहे हो, यहाँ से आपने पता लगा लिया कि नाउन है, पहले द लगा हुआ है, अफेक्टिंग जीरंड का ऑब्जेक्ट है, और द के और नाउन के बीच में सिर्फ एक ही चीज़ आ सकती है जो कि होता है एक एडजेक्टिव। अब इन चारों में से देख लो एडजेक्टिव कौन सा और मीनिंग निकाल लो। अल्टीमेट मतलब आखिरी, एक एडजेक्टिव है। आखिरी क्या, आखिरी रास्ता, आखिरी मंजिल, आखिरी मुकाम, है ना, एडजेक्टिव है अल्टीमेट। सटल होता है बारीक, महीन, बहुत ही कम डिफरेंस वाला, सटल, है ना, छुपा हुआ हो जो आपको पता ना लगे उसको कहते हैं सटल। ये भी एक एडजेक्टिव है। क्या बारीक, जो भी चीज़ बारीक है उसके आगे आप लगाओगे, है ना, वो बताओगे नाउन। अल्टीमेटली मतलब आखिरकार, आखिरकार। इसको कैसे बनाया गया, अल्टीमेट नाम के एडजेक्टिव के आगे LY लगा करके। एडजेक्टिव के आगे LY लगता है तो बन जाता है एडवर्ब, अल्टीमेटली नाम की एडवर्ब बनी हुई है। और इवेंचुअलिटी ये बना हुआ है इवेंचुअल नाम के वर्ड से। इवेंचुअल, इवेंचुअल का मतलब होता है आखिरी, है ना, फाइनल।
इवेंचुअलिटी का मतलब है ऐसी चीज जो आखिरकार होने ही वाली है ना। जैसे डेथ इज एन इवेंचुअलिटी, मौत शाश्वत सत्य सत्य है, होगी होगी सबकी होगी, है ना। इट इज़ एन इवेंचुअलिटी, फ्यूचर में इसके होना ही होना है इस चीज़ को। तो ये इवेंचुअलिटी एक नाउन, एडजेक्टिव इवेंचुअल से एक इवेंचुअलिटी नाम का नाउन बनाया हुआ है। अब मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए वर्ड इस तरह से रखे हैं। देखो अल्टीमेट आपका आंसर है, ये अल्टीमेट रिटेल कॉस्ट ऑफ गुड्स को प्रभावित नहीं करेगा। अल्टीमेट मतलब आखिरी, जो भी आखिर की कॉस्ट होती है जो मैं और आप देते हैं, जिसको MRP भी बोलते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। अल्टीमेटली एक एडवर्ब है। किसी को लगे सर अल्टीमेट जैसे ये भी तो, अरे एडवर्ब है ये, इसके बाद में वर्ब आएगी, एडजेक्टिव आएगा। नाउन के लिए, रिटेल कॉस्ट के लिए इसको यूज़ ना करें, है ना। अल्टीमेट जो यूज़ करेंगे आप यहाँ पे, सटल का कोई मीनिंग निकल नहीं रहा, बारीक कॉस्ट कोई होती नहीं। और इवेंचुअलिटी खुद में ही एक नाउन है ना। ये किसी दूसरे नाउन के साथ क्यों लगाया जाएगा, इसकी एडजेक्टिव फॉर्म लगेगी इवेंचुअल। अगर यहाँ पे इवेंचुअल लिखा होता, इसको निकाल देता, तो ये और अल्टीमेट सिनोनिम होते एक दूसरे के, ठीक है। चलो सी आपका आंसर हो गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन बना रहा हूं, सिर्फ इसीलिए बना रहा हूं क्योंकि ये तुम्हें आते हैं सारे वर्ड्स, पूरे वीक में तुम सीख चुके हो, है ना। द रूपी हिट, पहले देख लो इस क्वेश्चन को फटाफट से। द रूपी हिट अ सेशन हाई ऑफ $0.1 अकॉर्डिंग टू Reuters डेटा डैश फ्रॉम अ 2 वीक लो। कह रहा जो रुपी है ना, जो रुपया है, उसने हिट कर दिया एक सेशन हाई को जो था $0.1 का। मतलब $1 में 10 रुपये आने लग गए, इतना रुपी जो है हिट हो गया। वैसे एक डॉलर में कितने आते हैं, 70-72 रुपये आते हैं। 10 रुपये आने का मतलब क्या, रुपी जो है थोड़ा सा ऊपर आ गया, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया। और कैसे हिट किया इसने इतना ऊपर का मुकाम, अकॉर्डिंग टू Reuters डेटा, इस डेटा के हिसाब से। अब देखो इसने काम किया कैसे, फ्रॉम अ 2 वीक लो, 2 वीक के लो से ऐसा करते हुए। आप इस कोमा को देखोगे और यहाँ देखोगे ना, तो आप समझ जाओगे यहाँ पे चाहिए प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। जब रुपी ने हिट किया $0.1 के मुकाम को, तब ये यहाँ से 2 वीक लो से कुछ कर रहा था। लो का मतलब होता है नीचे का पाताल, है ना, तला। तो तले 2 वीक के तले से ऊपर आ रहा था, ऐसा समझ लो, और इतना ऊपर आ गया $0.1 पे। थोड़ा सा आपने आइडिया निकाल लिया कि यहाँ पे ऊपर आने की बात हो रही है, नीचे से ऊपर आया है, और यहाँ पे PPSA ही आएगा। PPSA का मतलब होता है वर्ब की ING फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की ING फॉर्म है A और C में। देखो वीकनिंग का मतलब होता है कमज़ोर होना, हमें चाहिए ऊपर आना। और रिबाउंडिंग का मतलब होता है फिर से ऊपर आना, गिर करके नीचे ऊपर उठना, समझ गए ना। तो रिबाउंडिंग आपका आंसर है, C आपका आंसर हो गया। वर्ब की ING फॉर्म PPSA बन करके यहाँ आ जाएगी। अब देखो कंफ्यूज कौन होगा, जो ये कहेगा कि सर रिबाउंडिंग और बाउंस बैक तो एक दूसरे के सिनोनिम है। भाई तेरी बात बिल्कुल सच है, रिबाउंडिंग और बाउंस बैक एक ही बात है। किसी चीज़ का नीचे गिरना और गिर करके वापस ऊपर आना ही रिबाउंड या बाउंस बैक होता है। लेकिन दिक्कत क्या है, आपकी थोड़ी सी सेंटेंस स्ट्रक्चर ढीली है। यहाँ पे अगर बाउंस बैक लगा दोगे तो ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या बनेगा। यहाँ पे रुपी ने हिट किया इस डेटा के हिसाब से बाउंस बैक फ्रॉम ए 2 वीक लो। ये है क्या यहाँ पे बाउंस बैक, आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन लगा करके, वर्ब की ING फॉर्म लगा करके बताना है ऐसा होते हुए इसने हिट किया, है ना। तो बाउंस बैक ठीक है, लेकिन यहाँ पे सही वर्ड होता बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक, तो वो हो जाता सही, अदरवाइज ये गलत है। सी आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। लाइक्स मत रुकने देना, फिर बोल रहा हूँ, लाइक्स आएंगे तभी इस सेशन को मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा। संडे के संडे आपको मिल जाएगा। आज ग्रामर की वीडियो भी करने का प्लान है रात में। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। चलो थोड़ा सा मुश्किल है क्या, है थोड़ा मुश्किल है ना। इफ़ यू आर अ reckless, unrestrained and emotionally dash person, you are more likely to lose your future। अगर आप इस टाइप के पर्सन हैं, reckless हैं, unrestrained हैं और भावुक तौर पे इस टाइप के हैं, तो आप बहुत लाइकली हैं, संभावित हैं कि अपना फ्यूचर जो है आप लूज कर देंगे। देखिए reckless होता है केयरलेस, अनरिस्ट्रेंड होता है जो रिस्ट्रेंड ना हो, मतलब अनकंट्रोल्ड हो, खुला सांड बोलते हैं ना। रात को 1 बजे लगा चाय पीनी है, सिगरेट पीनी है, घर से निकल आए, है ना, घर वालों को कुछ बताया नहीं, सारी गली में ढूंढ रहे हैं मोहल्ले में। अनरिस्ट्रेंड टाइप ऑफ पर्सन हो आप, आपको कुछ पता ही नहीं है क्या समाज की सीमाएं हैं और क्या चीज़ें जो है समाज में चलती हैं क्या नहीं चलती। तो अनरिस्ट्रेंड होता है इस तरह का खुला सांड। और इमोशनली जो ये पर्सन होगा ये भी ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं होगा। जब ये गंदा है तो ये गंदा है, तो ये भी कुछ गंदा ही होने वाला है। समझ रहे हो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक नेगेटिव मीनिंग वाला वर्ड चाहिए अपने को, ठीक है। तो क्योंकि फ्यूचर भी लूज कर रहा है और है भी खराब टाइप का आदमी।
अब दूसरा इसका पार्ट ऑफ स्पीच निकालो। इमोशनली, पीछे एल वाई आ रहा है, इमोशनल नाम के एडजेक्टिव के आगे इमोशनली लगा हुआ है, तो ये होगी एक एडवर्ब। यहाँ पे एक नाउन आ रहा है, तो एडवर्ब और नाउन के बीच में सिर्फ खुदा ने एक ही चीज़ बनाई है बीच में डलने वाली, जो होती है एडजेक्टिव। ठीक है, एडवर्ब मॉडिफाई कर देगी एडजेक्टिव को और एडजेक्टिव मॉडिफाई कर देगा नाउन को। तो यहाँ पे आपको एक एडजेक्टिव चाहिए। अब देख लो इन चारों में से कौन एडजेक्टिव है और कौन किसका मीनिंग क्या रखता है। पहला वर्ड है इम्पल्सिव। इम्पल्सिव का मतलब होता है मन मर्जी करने वाला, या जो आदमी अचानक से अपना मूड बना ले, मूडी बोल दो इसको, मूडी है ना, इमोशनली मूडी। जब मूड बन गया, जैसी मन मर्जी कर दी, उसको बोलते हैं इम्पल्सिव। बिना सोचे समझे किसी काम को करने वाला इंसान होता है इम्पल्सिव। हीडफुल होता है जो हीड करे। हीड का मतलब होता है किसी को सुनना। हीडफुल को आप केयरफुल भी बोल सकते हो। बड़ों ने बोला ऐसे करना, उनकी बात को हीड किया, उनकी बात को माना, केयरफुली उस काम को किया, तो हीडफुल पर्सन हो गया। प्री मेडिटेटिव, मेडिटेशन तो सब जानते हैं। मेडिटेशन का मतलब होता है गहन ध्यान करना। प्री मेडिटेटिव वो पर्सन है जो हर चीज़ को मेडिटेशन के बाद करता है। पहले सोचता है, फिर उस काम को करने में लगता है। पहले पूरा प्लान करेगा कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा, ऐसे ऐसे करूँगा। प्री मेडिटेट करेगा, पूरे प्लान के साथ करने वाला, प्लानिंग वाला पर्सन हो गया प्री मेडिटेटिव। सडन होता है अचानक से, अचानक से, ठीक है, अचानक से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इम्पल्सिव और सडन एक दूसरे के सिनोनिम है। इम्पल्सिव, सडन और तीसरा वर्ड है स्पॉन्टेनियस। ये तीनों बताते हैं अचानक से होने वाली चीज़ को। आपका इम्पल्सिव डिसीजन सडन डिसीजन भी हो सकता है और स्पॉन्टेनियस डिसीजन भी हो सकता है। ध्यान तो आपको लगेगा कि ए और डी में से एक ही चीज़ आएगी, बी और सी बिल्कुल ठीक नहीं है ना। हीडफुल तो अच्छा आदमी हो गया, प्री मेडिटेटिव भी अच्छा आदमी हो गया, हमें तो पागल चाहिए यहाँ। तो ये दोनों ही आपके आंसर हो सकते हैं, लेकिन अगेन आपको जाना है वर्ड्स के बीच में डिफरेंस पे। सडन और इम्पल्सिव अगर डिसीजन के लिए यूज़ हो रहा है, किसी एक्ट के लिए यूज़ हो रहा है, किसी हरकत के लिए यूज़ हो रहा है, तब तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। लेकिन किसी इंसान की बात हो रही है ना, तब इम्पल्सिव इंसान होता है। भाई आपका डिसीजन है, आपका कोई एक्शन है, कोई इवेंट है, ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए आप इम्पल्सिव डिसीजन, सडन एक्शन और स्पॉन्टेनियस इवेंट जो मर्जी बोल दो, आपकी इच्छा है, तीनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम है। लेकिन अगर किसी पर्सन की बात हो रही है, किसी इंसान की बात हो रही है जिसमें जान है, उस इंसान के लिए आप इम्पल्सिव नाम का वर्ड यूज़ करते हैं। क्या अचानक आदमी होता है कोई सडन पर्सन, स्पॉन्टेनियस पर्सन? ऐसा नहीं होता। तो आपको लिखना चाहिए यहाँ पे इम्पल्सिव पर्सन। अगेन वही बात है, ये इसका सिनोनिम है सर, आपने इसको क्यों नहीं बनाया? अरे इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये सिनोनिम है, एग्जैक्ट वर्ड चाहिए, वो है इम्पल्सिव। ये किसी ऐसी चीज़ के साथ यूज होगा जो कि नॉन लिविंग है। समझ गए? चलो आगे बढ़ो। 7th क्वेश्चन है, लास्ट में कुछ क्वेश्चन आपको मैं एज ए क्विज देने वाला हूँ, है ना। एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, पहले आप देख लो इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। एट द टाइम ऑफ अरेस्ट the fugitive businessman behaved like a dash child refusing to cooperate। कोशिश पहले आप कर लो, फिर मैं बताता हूँ। चलो, अरेस्ट के वक्त, अपनी गिरफ्तारी के वक्त जो ये भगोड़ा बिजनेसमैन था, उसने बिहेव किया एक बच्चे की तरह। और कैसा बच्चा? इस टाइप का, जो भी जिस टाइप का आप लगाओगे, रिफ्यूज़ करते हुए कोऑपरेट करने को। तो एक तो ये फ्यूजिटिव है, भगोड़ा है, दूसरा इसका अरेस्ट हो रहा है, बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है और रिफ्यूज़ कर रहा है कोऑपरेट करने को। अब ये बच्चा कोई शांत, सुशील और कोई समझदार बच्चा नहीं है, इतना तुम समझ गए, है ना। मानने वाला बच्चा नहीं है ये, कोई ऐसा बच्चा है जो बड़ा अलवादी है, उल्टे सीधे काम करने वाला, कोऑपरेट ना करे। अब बोलो खाना खा ले और खाने की थाली फेंक दे, समझ गए ना। अब इन चारों में से अपने को एक नेगेटिव वर्ड चाहिए। दूसरा, ए आर्टिकल है, नाउन आ रहा है, बीच में एक एडजेक्टिव आएगा, सीधी सी बात है। तो इन चारों में से हमें एक एडजेक्टिव भी चाहिए। अब देख लो एडजेक्टिव कौन है और कौन नेगेटिव भी है। कंप्लाइंग एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है जो कंप्लाई करे। कंप्लाई विद आप जानते हो, कंप्लाई विद, अबाइड बाय और अडर टू, तीनों बताते हैं किसी चीज़ को सख्ती से फॉलो करने को। कंप्लाइंग हर वो चीज़ है जो आपकी बात मानती है, जो बिल्कुल आज्ञाकारी है, ओबीडियंट है, ठीक है। जब आप कंप्लाई विद करते हो रूल्स के साथ, तब आप ओबीडियंट होते हो, उनको सख्ती से फॉलो करते हो। कनकरिंग, कनकर भी ऐसे ही बना, देखो कन प्लस में अकर, को से बना है, को प्लस में अकर। तो को मतलब साथ में, अकर मतलब होना। आपने भी बोला होना चाहिए, मैंने भी बोला होना चाहिए, तो ये हमारी कनकरेंस है। दोनों एक साथ में एक डिसीजन पे अकर हो रहे हैं, एक ही साथ एक घटना पे, एक बातचीत पे, एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, सहमत हो रहे हैं, है ना। तो कनकरिंग और कंप्लाइंग एक दूसरे के सिनोनिम है, एडजेक्टिव हैं दोनों के दोनों। न्यूएंस का मतलब होता है बारीकी,
ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वर्ड ऐसा काम करता है, वर्ड ऐसा काम करता है, वर्ड ऐसा काम करता है, ये न्यूएंस है। मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज की बारीकियाँ बता रहा हूँ, न्यूएंसेस को बता रहा हूँ। ये हो गया अपने आप में एक नाउन, ठीक है। पेटुलेंट, पेटुलेंट का मतलब होता है मूडी, चिढ़ने वाला, इरिटेटेड, ईजिली इरिटेटेड। इसके लिए एक वर्ड है टैची, साफ साफ लिखूँ TETCHY, समझ गए ना। तो पेटुलेंट वो पर्सन है जो टैची होता है, ईजिली इरिटेटेड होता है, बड़ी जल्दी खींच जाता है। अब मुझे बताओ बच्चा कैसा होगा यहाँ पे? आज्ञाकारी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आज्ञाकारी होगा? बिल्कुल मतलब ही नहीं है। बारीक बच्चा है, बहुत कमज़ोर बच्चा है, अरे वैसे भी एक नाउन है और बारीक का कोई कनेक्शन पड़ नहीं रहा, एडजेक्टिव चाहिए हमें। पेटुलेंट का मतलब है अनोइड, चिड़ा हुआ बच्चा। तो चिड़े हुए बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था, कोऑपरेट करने से मना कर रहा था, पुलिस वालों के साथ जाने के लिए जो है ना बोल रहा था, समझ गए ना। तो डी नाम का, पेटुलेंट नाम का एडजेक्टिव आपका सिनोनिम है। इसको अनॉयड और टची भी बोलते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल नहीं है ना। पहले एक ट्राई दे लो इसको, 5-7-10 सेकंड। वीडियो को पॉज कर लिया करो आप आराम से, आप जितना सेकंड लेना चाहो 10-20 सेकंड आराम से लो। चलो, डिथरिंग एंड प्रोक्रास्टिनेट, डॉडलिंग या फॉलिंग आउट या गेनिंग ट्रैक्शन over the final call on the matter at hand, the government prevaricated during the press conference। इस क्वेश्चन में आपकी गलती नहीं है अगर आप इसको ना कर पाओ, क्योंकि मैंने दो ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जो पिछले वीक की वोकैब में नहीं थे, पर कई बार कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कुछ लोगों को पता होंगे। पहला वर्ड है डिथर, दूसरा वर्ड है प्रीवैरिकेट। डिथर का मतलब होता है आप जो है ना सिट ऑन द फेंस कर जाओ, ना तो इधर जाऊँगा ना उधर जाऊँगा। डिले इन मेकिंग अ डिसीजन, ठीक है। डिले करते हो डिसीजन को लेने में, ना हाँ बोलते हो ना बोलते हो, उसको कहते हैं डिथर करना, ठीक है। प्रीवैरिकेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ पे गोल मटोल बातें करना, गोलमोल करना, गोलमोल करना। टीचर ने बच्चे से पूछा होमवर्क करके आया, वो कह रहा है हाँ करके तो आया था, पर वो मैं सो गया था करते करते, और मेरी नोटबुक जो है वहीं रह गई थी पास में, है ना, कल मैं ला करके दूंगा। तो ये प्रीवैरिकेट कर रहा है, किसी को मिसलीड करना। और कैसे मिसलीड करना? उल्टी मुल्टी गोल मटोल बातें करके, है ना, सामने वाले को पागल बनाना, प्रीवैरिकेट करना। अब पढ़ो सेंटेंस को। डिथर करते हुए, डिसीजन को डिले करते हुए और इस काम को करते हुए फाइनल कॉल पे, फाइनल कॉल होता है फाइनल डिसीजन, कह रहा है फाइनल डिसीजन पे डिले करते हुए, डिथर करते हुए और इस चीज़ को करते हुए, और किस पे? इस मैटर पे, जो भी मैटर था, द मैटर, और एट हैंड जो उनके हाथ में था, जो भी उनको करना था पूरा, कह रहा है उस पे एट हैंड मैटर पे फाइनल कॉल को ऐसा करते हुए सरकार गोल मटोल कर गई ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उल्टी सीधी बातें करके निकल गई, समझ गए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे सबको पागल बना दिया उल्टी सीधी बातें करके। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो चीज़ आएगी, पहली चीज़ तो ये बताओ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? ऑफकोर्स नेगेटिव होगी। डिथर कर रहा है, प्रीवैरिकेट कर रहा है, फाइनल कॉल ले नहीं रहा, तो उल्टा ही कुछ काम कर रहा है ना, नेगेटिव होगा। दूसरा, एंड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी डिथरिंग आया तो यहाँ पे भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। दोनों पार्टिसिपल फ्रेज बना रहे हैं, ये पूरा पार्टिसिपल फ्रेज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो एक तो नेगेटिव चीज़ चाहिए और दूसरा आईएनजी चीज़ चाहिए, है ना, वर्ब की। और तीसरा क्या है? जो भी आए वो डिसीजन से रिलेटेड हो, डिले से रिलेटेड हो, है ना। डिथर का मतलब होता है डिसीजन ना लेना, डिले करना, वो भी यहाँ पे भी डिले वाला ही मीनिंग रखे। अब आ जाओ, गेनिंग ट्रैक्शन, फॉलिंग आउट, डॉडलिंग और प्रोक्रास्टिनेट। सबसे पहले तो प्रोक्रास्टिनेट को बाहर निकाल दो। प्रोक्रास्टिनेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है चीज़ों को टाल मटोल करना। बिल्कुल यहीं सही बैठ रही थी वो, लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो प्रोक्रास्टिनेटिंग होता तो ठीक होता, समझ गए ना। प्रोक्रास्टिनेट नहीं है, आईएनजी नहीं लगा हुआ, तो ये आपका आंसर है ही नहीं। ये वैसे सही वर्ड है, बिल्कुल यहाँ आ सकता है आईएनजी लग के। डॉडलिंग, फॉलिंग आउट। फॉलिंग आउट का मतलब होता है रिश्ते खत्म करना, रिश्ते खराब होना। फॉल आउट होना मतलब रिश्तों का खराब होना। तो फाइनल कॉल पे रिश्ते खराब कर रही थी। गेन ट्रैक्शन का मतलब है सपोर्ट को गेन करना, सपोर्ट गेन करना। कोई भी चीज़ जब सबकी नज़रों में आ जाती है, सब लोग बोलते हैं हाँ ये होना चाहिए काम, तब वो चीज़ गेन ट्रैक्शन करती है। जैसे वेजिटेरियनिज्म, वेजिटेरियनिज्म टेरियनिज्म इज गेनिंग ट्रैक्शन इन वेस्ट। तो शाकाहारी जो है विचारधारा वेजिटेरियनिज्म, वो गेन कर रही है ट्रैक्शन को, सपोर्ट को गेन कर रही है वेस्ट में। वेस्ट में भी बहुत लोग जो है मीट को खाना बंद कर रहे हैं। तो गेन ट्रैक्शन का मतलब होता है सपोर्ट पाना। तो सपोर्ट पाने का भी कोई काम नहीं है यहाँ पे, रिश्तों के खराब होने का काम भी नहीं है। प्रोक्रास्टिनेट आ नहीं सकता। डॉडलिंग आपका आंसर है। डॉडल का मतलब होता है किसी चीज़ पे टाइम लूज करना, टाइम वेस्ट करना।
आपको सुबह उठाती है आपकी मम्मी, आप 15 मिनट जो है बेड में पड़े रहते हो। आप क्यों पड़े रहे? क्योंकि आपकी उठने की इच्छा नहीं हो रही और आपको पता उठना भी है, उठना तो पड़ेगा ही, कब तक पड़ा रहूँगा। वो जो 15 मिनट अपने मगरमच्छ की तरह पड़े रहते हो ना, वो होता है डॉडलिंग। समझ गए ना? तो डिथरिंग एंड डॉडलिंग ओवर द फाइनल कॉल। तो इस तरीके से डॉडलिंग आपका यहाँ सही आंसर बनेगा। चलो अब एक काम करते हैं, ये आपके 2 लास्ट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट इसको देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया ना? चलो, और क्वेश्चन नंबर 10, आपको ऑड वन आउट को चूज करना है। इन चारों में से जो अलग हो, जो डिफरेंट हो, उसको आपको बाहर निकालना है। इन दोनों के आपको आंसर मिलेंगे कमेंट सेक्शन में, अभी कमेंट सेक्शन में डाल रहा हूँ। और नेक्स्ट जो क्लास लूँगा नेक्स्ट वीक, मैं सारे ही वोकैबुलरी वर्ड्स लूँगा। जैसे इस बार हमारे पास 20 वर्ड्स थे, है ना? तो 20 वर्ड्स पे मैंने क्विज बना लिया। अगले वीक में आऊँगा तो 20 प्लस में 5 5 25 45 वर्ड्स होंगे। तो मैं सभी के सभी जो हैं क्विज के अंदर एक साथ ले लूँगा, तो आपका पूरा रिवीजन होता जाए नोट्स का हर वीकेंड पे। तो इन दोनों के आंसर्स आपको मिल जाएंगे कमेंट्स में, और अगले वीक की क्लास में इन दोनों क्वेश्चन से ही मैं जो है अपने सेशन को शुरू करूँगा। वीडियो को लाइक रुकने नहीं चाहिए। अगर लाइक कम आए, सच बता रहा हूँ मैं, फिर मुझे पता लग जाएगा कि आपको वीडियो नहीं चाहिए। 1500 2000 लाइक से कम पड़ा तो इस वीडियो को मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीक से ना लाऊँ। चलिए मुलाकात लेता हूँ, शेयर दे देना वीडियो को। अंटिल देन साइनिंग आउट।